नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। भारत में या विश्व में एक चीज तो आप समझ लीजिए, बहुत सारी चीजें जो आपको लुभाने के लिए होती है, उसमें से सबसे सबसे खूबसूरत शब्द है फ्री। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। एक दिन में, रात भर में आप अमीर हो जाएंगे। 2 का 5, 1 का डबल, 5 गुना 10 गुना, इस तरीके से जहां शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ना, समझ लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और आज मैं इस तरीके से चीजों को लेकर क्यों आ रही हूं और मैं मुफ्त, डिस्काउंट, फ्री जैसे शब्द क्यों कर रही हूं, क्योंकि जहां मैं बात कर रही हूं बंगाल चुनाव 2021 का, और जहां बंगाल चुनाव 2021 की बात हो मित्रों, वहां पे शारदा ग्रुप चीट स्कैम की बात ना हो, वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए, आज मैं बात करूंगी शारदा चीट स्कैम का, कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ऐसा कौन सा फ्रॉड किया जिससे कि अमीर से लेकर गरीब लोग लुट गए। ऐसा कौन सा स्कैम था जिसमें लगभग 200 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा कौन सा स्कैम है जिसने स्टेट वर्सेस सेंटर और सीबीआई वर्सेस पुलिस पे सवाल खड़ा कर दिया। ऐसा कौन सा स्कैम है जिसपे ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट पे उंगली उठाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उल्टा उंगली उठाती है ममता बनर्जी पे। वहीं पे बीजेपी सरकार खुलेआम सीबीआई की जांच की डिमांड कर रही थी, वहीं पे ममता बनर्जी उंगली उठाने के बावजूद भी सीबीआई की जांच कराने के सख्त खिलाफ थी। आखिर वो कौन ऐसा शख्स था जिसने ये सारा ताना बाना बुना? आखिर कौन ऐसा शख्स था जिसकी वजह से 200 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी? चलिए मैं बात करती हूँ। आपने हर्षद मेहता स्कैम तो देखा ही होगा। तो ये स्कैम किस तरीके से होते हैं, फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन वहीं पे शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किस तरीके से फ्रॉड किया उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी। उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। घोटाला हुआ है, लोगों का पैसा लूट किया गया है। हम लोगों ने शुरू से कहा कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, ये शारदा का जो काम है कई स्टेट्स में रहा। त्रिपुरा ने सीबीआई की मांग की, नीतीश कुमार ने सीबीआई की मांग की, नवीन पटनायक ने सीबीआई की मांग। तो आपने इस वीडियो में देखा होगा किस तरीके से ममता दीदी के लिए खुलेआम सीबीआई जांच की बात हो रही है, पर ममता दीदी मना कर रही है। तो इस स्कैम का, इस फ्रॉड का जो सबसे बड़ा विलन है, जिसने कि अमीर गरीब से लेके भिखारियों को भी लूट लिया, वो है शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन, जिनका नाम है सुदीप्ता सेन। सुदीप्ता सेन, जिनको कि अपने कंपनी के लिए पैसों की जरूरत थी, जिन्होंने बैंक को कांटेक्ट नहीं किया और उन्होंने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए कुछ पैसे उठाए। अब आपके लिए जानना जरूरी यह है कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीका है उनसे उधार लेने का, उधार मार्केट से उधार लेने का एक तरीका है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के रूप में। सो नॉर्मली अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको एक भारी इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन जो कंपनी जानी मानी होती है वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए पैसे देती है, और उसमें बेस्ट पार्ट ये होती है कि आपकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाती है। लेकिन जहां पे इंटरेस्ट रेट कम है, जहां पे इन सारी चीज़ों की आपको, जहां पे दिख रहा है कि इंटरेस्ट कम है और रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो जहां रिटर्न ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे गवर्नमेंट बॉडी का दूर दूर से कोई हाथ नहीं है, तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो जहाँ पे रिस्क बढ़ती है, क्योंकि जहाँ पे बैंक बॉडी से, अगर बैंक गवर्नमेंट बॉडी अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड पास करती है या गवर्नमेंट के सिक्योरिटी और गवर्नमेंट के पूरी एक श्योरिटी के साथ अगर आपको 100% गारंटी के साथ कोई बॉन्ड या पैसे दे रही है, इट मीन्स वो सेफ बॉन्ड हो जाता है। लेकिन वहीं पे जहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, उसमें आपको ये भी कंफर्म करना होगा कि ये पैसे आपको वापस मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से सुदीप्ता सेन ने बॉन्ड्स और डिबेंचर तो उठाए, और बॉन्ड्स और डिबेंचर उठाने के साथ साथ मार्केट में उसने हल्ला भी किया, मार्केट में उसने शोर भी मचाया और इसकी मार्केटिंग भी की कि वो ऐसा कोई बॉन्ड और डिबेंचर के इसके ऊपर रिटर्न 10 गुना ज्यादा है। और उन्होंने इस बात का ढिंढोरा पीटा जिससे कि लोगों को पता चल सके और उनके बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पर, उनकी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कर सके और आंख मूंद कर भरोसा कर सके। वहीं पे पर जब भी कोई कंपनी 50 से ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा रेज कर रही है,
तो एक टर्म्स एंड कंडीशन है और इसके लिए ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। जब भी कोई कंपनी 50 से ज़्यादा कंपनी से पैसे रेज करती है तो उनको सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करनी होती है, उनसे परमिशन लेना होता है, एक प्रॉस्पेक्टस अपना सबमिट करना होता है। उस प्रोस्पेक्टस में सेबी इन्फॉर्म करती है, कंफर्म करती है और सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करती है, चीज़ों को अच्छी तरीके से देखती है, जिसमें कि पब्लिक वेलफेयर होती है, इंटरेस्ट होता है, उनका पूरा स्कीम होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करती है और उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल देती है। देन वी कैन प्रोसीड, दैट कंपनी कैन प्रोसीड एवर 50 इन्वेस्टर्स। लेकिन जहां पे सेबी को ना ही कोई नोटिफिकेशन दी गई, ना सेबी से कोई परमिशन ली गई, क्योंकि सुदीप्ता सेन को कोई एक जेन्युइन काम नहीं करना था। उन्होंने मंसूबे बना ही लिया था एक फ्रॉड का और स्कैम का। ये पूरा एम्पायर जो उन्हें खड़ा करना था वो स्कैम पे खड़ा करना था और उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटना था। और इतना ही नहीं, इस स्कैम के लिए, इस फ्रॉड के लिए उन्होंने प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग की, इसके एडवर्टाइजमेंट की और इसके लिए शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने इन्वेस्टमेंट को और कहां कहां लगाया। जैसे आपको पता है वेस्ट बंगाल हमेशा से फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध रहा है। उन्होंने इस पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को फुटबॉल क्लब में लगाया। फुटबॉल क्लब में लगाने के बावजूद वहां पे जो नवरात्रे की दुर्गा पूजा होती है उसकी भी उन्होंने अरेंजमेंट करी। इतना ही नहीं, उन्होंने फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया। इससे वहां के लोगों का, उस राज्य के अलावा आसपास के जो राज्य हैं, असम से झारखंड हो गया, आपके असम हो गया, उड़ीसा हो गया, हर जगह उनकी जो एक प्रसिद्धि थी, उनकी जो लोकप्रियता थी वो दिन पर दिन बढ़ने लगी और लोगों ने आंख मूंद करके शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे ट्रस्ट करना शुरू किया। तो जहां लोगों का भरोसा एक तरफ शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी जीतती है, वहीं पे लोग उसको बेवकूफ बनाना, चूना लगाना शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए आसान हो गया। और इस तरीके से दोस्तों लगभग 14,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आंख मूंद कर लोगों ने उनके बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पे इन्वेस्ट कर दिया, जिसमें से गरीब, अमीर और उसकी कोई भी एक रेशियो नहीं थी। और इसके लिए उसने किया क्या? इसके लिए उसने एजेंट्स हायर किए और एजेंट्स के कमीशन पे उसने 20 से 25% का एक कमीशन फिक्स किया। अब आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, जहां पे उन एजेंट्स को 20 से 25%, सिर्फ एजेंट्स को ही लगभग 20% देने का वादा किया गया। तो इस हिसाब से अगर आप देख लो, जो और एजेंट्स की ड्यूटी ये थी कि वहां पे उनको घर घर जाना था, मोहल्ले मोहल्ले जाना था, इस इन्वेस्टमेंट प्लान को समझाना था कि कैसे 1 का 2, 2 का 5 और 5 का 10 होने वाला है, कैसे लोग घर में बैठे बैठे पूरे लाइफ टाइम जितना वो कमा नहीं सकते वो एक रात में लखपति और करोड़पति होने वाले हैं। उन्हें समझाना था, वो एजेंट्स के काम थे कि रात में बैठे बैठे रातों रात वो माला माल हो सकते हैं। और ये चीज तो आपने अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी में देख लिया होगा, हर्षद मेहता स्कैम में देख लिया होगा। ऐसे कई स्कैम फ्रॉड्स तो आपके आसपास डेली होते हैं। अलग बात है आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि रीजन ये है कि अपने भारत में अभी आप मेरा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जरा एक बार सोचे, जब आप लोन लेते हो, जब बैंक में नॉर्मली अकाउंट ओपनिंग कराते हो, तो टर्म्स एंड कंडीशंस के पेज को कितनी बार पढ़ते हो? दस्तावेज पे सिग्नेचर करने से पहले कितनी बार आप टर्म्स एंड कंडीशंस की जो पेज होती है, लिस्ट होती है, उसको पढ़ते हो? भारत में कितने लोग हैं जिनको कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बारे में बिना जानकारी लिए वो सिर्फ ये सुनकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि आज मैं 10 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे आने वाले 2 साल में वो मुझे 10,000 रुपए में मिलने वाला है। ये जो रिटर्न पॉलिसी का जो लालच है कि मैं रातों रात लखपति बन जाऊंगा, थोड़े से टाइम में करोड़पति बन जाऊंगा, ये लालच उन एजेंट्स का ड्यूटी बन गया कि यही घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को समझाना है, ताकि वो शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डिवेंचर्स और बॉन्ड्स में आंख मूंद कर पैसा लगाना शुरू करें। जैसे मान लीजिए अगर 20% कमीशन की बात करते हैं, तो जहां पे 10,000 रुपए का किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका सीधा सीधा 2,000 रुपए एजेंट के अकाउंट में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड था। ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इनकी ख्याति बढ़ती गई। इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए एंडोर्समेंट कराया उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, क्रिकेटर्स से, बड़े बड़े स्टार्स से। और सुनकर आप चौंक जाएंगे कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे? दादा कौन? सौरभ गांगुली? नहीं, मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, हमारे जो मिथुन चक्रवर्ती, आई एम अ डिस्को डांसर, वो थे वो ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, तो क्या इसमें उनका भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन? लेकिन
जैसे ये धीरे धीरे ख्याति बढ़ती गई, फ्रॉड बढ़ता गया, स्कैम होता गया। शुरू में तो सब इन्वेस्टर्स को, जितने भी लोग थे, उनको अपने पैसे टाइम से मिलने लगे, पर इसकी जानकारी वो दिन ज्यादा दूर नहीं थी कि सेबी को इसकी भनक मिल गई। और जब सेबी को भनक मिली तो सेबी ने नोटिफिकेशन भेजा एक पंजाब वेस्ट बंगाल के सरकार को, मुख्यमंत्री के पास भी इनकी नोटिफिकेशन आई। एक जाती है शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज को और एक सीधे सुदीप्ता सेन के बाद। लेकिन इस पे गवर्नमेंट ने, वहां के सरकार ने कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं, उस पे कोई एक्शन लिया नहीं। कारण इसका क्या था वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पूरा सरकार इस चीज में लिप्त था, किस तरीके से जहां पे फुटबॉल क्लब में पैसे लगाए जा रहे थे तो किस तरीके से फुटबॉल क्लब के इंचार्ज को इसका एक महान, एक प्रॉपर एक कंट्रीब्यूशन मिल रहा था। सब कहीं ना कहीं इसके भागीदार थे, जो कि खुद टीएमसी के मेंबर हैं। संजय बोस, मदन मित्रा जो कि खेल परिवहन मंत्री थे उस वक्त, डीजीपी रजत मजूमदार जो कि उस वक्त डीजीपी थे। और इतना ही नहीं, आपके जो फुटबॉल क्लब में जो देवव्रत सरकार थे, इन सब का नाम खुलकर सामने आया था। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी चुप रही और शांत रही और उन्होंने कुछ भी इस पर एक्शन नहीं लिया। और इस वजह से शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी ने इस फ्रॉड को और तेजी से, रफ्तार से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और इसका रीजन, और सेबी को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इससे भी बड़ा डर्टी गेम खेला। उन्होंने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर लगभग छोटी बड़ी 300 कंपनीज खड़ी कर दी। जो कंपनी कोई होटल डिपार्टमेंट का था, कोई रियल एस्टेट के लिए काम करता था, कोई बुटीक के लिए काम करता था, कोई बैंक्वेट हॉल के नाम से काम करता था, बहुत सारी चीजें इस तरीके से, कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। और सारी कंपनीज का अलग अलग अकाउंट खोल दिया, जिससे कि सेबी अब और कंफ्यूज हो गई और इन्वेस्टिगेशन करना थोड़ा और मुश्किल हो गया। लेकिन जहां दिन पर दिन, एक टाइम था जब सारे इन्वेस्टर्स के अकाउंट में पैसे टाइम से आते थे, बट धीरे धीरे कभी 2 महीना लेट हुआ, फिर 6 महीना, फिर साल भर। इस तरीके से शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए कंप्लेंट्स बढ़ती चली गई। पहले 1 कंप्लेंट, 2 कंप्लेंट, फिर कंप्लेंट्स और फाइल्स, एफआईआर होने लग गई। फिर सेबी ने अपनी जांच और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज को और सुदीप्ता सेन को डायरेक्ट नोटिस भेजा गया। जब उनको नोटिस भेजा गया तो उन्होंने जो बात बोली वो थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ऐसा फ्रॉड हो सकता है। उन्होंने सेबी के सामने और उनके टॉप मैनेजमेंट ने और जितनी भी कंपनीज थी और खासकर खुद सुदीप्ता सेन ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने साफ साफ बोला कि ये कोई बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम ही नहीं है। और उन्होंने इस पूरे फ्रॉड को एक चिट स्कीम बताया। अब ये चिट स्कीम क्या है, बहुत फेमस है, इसके बारे में आपके लिए जानना ये भी आवश्यक है। आप देखते होंगे कि 8-10 ग्रुप ऑफ बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स सब बैठकर किटी करते हैं, कमेटी में पैसे डालते हैं। 5 लोग जुट गए, 2-2 हजार रुपए डाल दिया। एट द एंड ऑफ द मंथ एक नाम से चिट निकलता है, जिसके नाम पर चिट आया वो देख लिया कि और 10,000 रुपए उसके हो गए उसमें। और बेस्ट पार्ट ये है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो चिट स्कीम है ये सेबी के अंदर नहीं आती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इस तरीके का जो चिट इन्वेस्टमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद अपना उन्होंने हाथ साफ कर लिया। लेकिन जैसे जैसे कंप्लेन बढ़ती गई, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहा। जहां सरकार का प्रेशर आ गया, लोगों ने इस बात को लेकर और आवाज उठाना शुरू कर दिया। लोग इसके लिए सड़क पर उतर गए। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारे टीएमसी के ऑफिस के सामने धरना पकड़ के बैठ गए, आंदोलन जारी हो गई। फिर क्या था, जहां पे एफआईआर बढ़ती चली गई, सुदीप्ता सेन अपने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पे जब इंक्वायरी बैठी, वो सारे फरार हो गए। वो बंगाल से फरार होकर कश्मीर से जाकर उन्हें पकड़ा गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अभी तक कार्रवाई चल रही थी। लेकिन वहीं पे चीख चीख कर सीबीआई इंक्वायरी के लिए, जांच पड़ताल के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहीं ममता दीदी मना कर रही थी कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, सीबीआई इंक्वायरी हो ही नहीं सकती। और जितने भी कार्यकर्ता जो उनके फेवरेट थे, जैसे संजय बोस, उनके बहुत फेवरेट थे, बहुत ही ज्यादा फेवरेट में से एक थे, जो इस चीज में शामिल थे,
डीजीपी रजत मजूमदार, जो ममता दीदी का बहुत ज्यादा चहीते थे, जो इसमें शामिल थे। लेकिन ये बात अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि आज भी सरकार ममता आपा का है। तो जो दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, बम विस्फोट को अंजाम देती हैं और जो इस तरीके की चीजों में खुद लिप्त है, क्या आपको लगता है कि वो पकड़ पाएंगी? क्योंकि जेल में है। लेकिन उन लोगों का क्या? लगभग माना जाता है कि 1000 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने जान को खो चुके हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, बहुत लोगों ने आत्महत्या की। लेकिन ये स्कैम अभी भी खुलकर सामने नहीं आया और कई फाइल्स के अंदर ये फाइल अभी भी दबी हुई है। लेकिन वहीं पे ममता दीदी बिजी हैं। जैसे आपने सुना होगा, आज का ताजा खबर ये भी आया कि किस तरीके से टीएमसी गुंडों ने आज फिर से बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर अटैक करवाया और बम विस्फोट हुआ, जिसमें बहुत लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन फिर से आज मैं वही बात बोलूंगी कि जो फ्रॉड के बारे में आपका जानना जरूरी था, जिस स्कैम के बारे में जानना जरूरी था, जो ममता बनर्जी के गवर्नमेंट के अंतर्गत खुलकर हुआ, लोगों को पता है, सबको पता है, लेकिन अभी तक सरकार कायम है, वहां लोग चुप है, डरे हुए हैं, दहशत में हैं। तो इस फिर से 2021 का ऐतिहासिक चुनाव, क्या बीजेपी गवर्नमेंट अगर आती है तो क्या ये शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो इतना बड़ा स्कैम है उसकी फाइल फिर से खुलेगी? क्या फिर से ममता बनर्जी का काला चिट्ठा लोगों के सामने आ पाएगा? इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बंगाल इलेक्शन के बारे में अगला पड़ाव क्या होता है, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।